हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कराती हूँ। जो आपकी पीडी का सेशन होता है वो होता है सुबह 9:30 बजे काउंटडाउन सीरीज के अंदर, और जो आपका सेशन लगा होता है होम साइंस का वो होता है दोपहर में 12 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025। जो ये बैच है वो रहेगा बेसिकली फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस। सो आप यहाँ पे होम साइंस प्लस पेपर 1 के लिए अवेल कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं NY20 इन ऑर्डर टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज ओनली ऑन जेआरएफ अड्डा। 5 ईयर का पीवाईक्यू बुक भी लॉन्च हो चुका है पेपर 1 के लिए, जहां आपको मिलेंगे यूनिट वाइज पीवाईक्यू फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2024। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 6 के। हमने यूनिट 6 के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। हमने इसके 2 पार्ट करे थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हमारा जो आज का दिन रहने वाला है, यहाँ हम करेंगे इसके पीवाईक्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्स आपके लिए 62 पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके पीवाईक्यूज कवर कर लेंगे। कम से कम 62 पीवाईक्यूज है हमारे, जो आज की क्लास में हम कवर करते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल रैपिड फायर की तरह रहेगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स एक पेज ले लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हुए चलिएगा कि इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है जी। तो आपका पहला क्वेश्चन रहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग रेगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भवन विनियम का घटक नहीं है? सेटबैक नॉर्म्स, फार, फ्लोर एरिया रेशियो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें नहीं पूछा गया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट विच मटेरियल हैज द लीस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन। निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का पर्यावरण पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ब्रिक्स, बेम्बू, कंक्रीट, या फिर स्टील। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सबसे कम प्रभाव जिसका पड़ेगा वो कौन सा रहने वाला है? वेरी नाइस एवरीवन, वो रहेगा हमारा बैम्बू। क्या रहेगा जी? हमारा बैम्बू। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दैट द एनर्जी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स reducing the cost of the appliances, sustainable energy consumption, using the renewable resources energy, and increasing the production। ऊर्जा प्रबंधन में शामिल है उपकरणों की लागत को कम करना, टिकाऊ ऊर्जा खपत, केवल नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, और उत्पादन बढ़ाना। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका थर्ड ऑप्शन रहेगा बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट इन्वॉल्व में क्या होता है हमारा, बेसिकली हम सस्टेनेबल, ठीक है, क्या करते हैं, टिकाऊ जो आपका ऊर्जा खपत होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल। नॉट पूछा है भाई, नॉट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कुशल आवास का प्रकार नहीं है? पैसिव सोलर होम्स, नेट जीरो एनर्जी होम्स, मॉड्यूलर होम्स, या फिर अर्थ शेल्टर्ड होम्स। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारा सी, जिसे हम कहते हैं क्या, मॉड्यूलर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन द इंटीरियर डिजाइन हार्मनी रेफर्स टू। इंटीरियर डिजाइनिंग में सामंजस्य का क्या तात्पर्य है? बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टाइल एंड एलिमेंट्स, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पैटर्न्स, एंड ब्राइट लाइटनिंग। वस्तुओं के बीच संतुलन, शैली और तत्वों की स्थिरता, पैटर्न के बीच विपरीतता और उज्जवल प्रकाश। विपरीतता और उज्जवल प्रकाश। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। वेरी नाइस जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। हार्मनी का मतलब क्या होता है, जब आपका एक एलिमेंट या एक स्टाइल में बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हार्मनी का नाम देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलर स्कीम्स इन इंटीरियर डिजाइन प्राइमरी अफेक्ट्स। इंटीरियर डिजाइनिंग में रंग योजनाएं मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी, विजुअल परसेप्शन एंड मूड, स्पेस एलोकेशन, फर्नीचर प्लेसमेंट। संरचनात्मक स्थायित्व, दृश्य धारणा और मनोदशा, स्थान आवंटन, या फर्नीचर की व्यवस्था। देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, विजुअल परसेप्शन और मूड। कलर स्कीम्स हमारे बेसिकली प्राइमरी इफेक्ट हमारे मूड के ऊपर, हमें देखने में कैसा लग रहा है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेस प्लानिंग के ऊपर। तो स्पेस प्लानिंग इन अ हाउस प्रायोरिटाइजेस एस्थेटिक अपील, फंक्शनल यूटिलिटी, कोस्ट एफिशिएंसी या फिर एनर्जी कंजम्पशन। एक घर में स्थान योजना प्राथमिकता देती है सौंदर्य अपील, कार्यात्मक उपयोगिता, लागत दक्षता या फिर ऊर्जा खपत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ से, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फंक्शनैलिटी यूटिलिटी। कार्यात्मक उपयोगिता ही हमारी स्पेस मैनेजमेंट का मेन हमारा प्रायोरिटाइज हमारे प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट विच इज द मोस्ट सुटेबल वॉल फिनिश। मोस्ट सुटेबल वॉल फिनिश कौन सी है, सबसे टिकाऊ अगर मैं बोलूं तो? ऑयल बेस्ड पेंट, नेचुरल लाइम वॉश, विनाइल वॉल पेपर या फिर एक्रेलिक पेंट। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? देखेंगे, इसका आंसर है बी, जो हमारा नेचुरल लाइम वॉश होता है वो हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल फिनिश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, इन द विंडो ट्रीटमेंट ब्लैकआउट कर्टेन्स आर यूज्ड फॉर। खिड़की उपचार में ब्लैकआउट पर्दे उपयोग किए जाते हैं रिड्यूसिंग द डस्ट, इंसुलेशन एंड द लाइट कंट्रोल, एस्थेटिक डिजाइन या फिर एयर फ्लो मैनेजमेंट। धूल को कम करने के लिए, इंसुलेशन और प्रकाश नियंत्रण के लिए, सौंदर्य डिजाइन के लिए या फिर वायु प्रवाह प्रबंधन के लिए। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, जो हमारा इंसुलेशन होता है और जो हमारा लाइट कंट्रोल होता है वही हमारा मेन एम होता है ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ द अर्गोनॉमिक्स इज। कल वाली क्लास में हमने अर्गोनॉमिक्स काफी अच्छे से पढ़ा था, तो अर्गोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है? आपका स्पीड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, आपका यूजर कंफर्ट और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना या फिर आपके एस्थेटिक अपील को एनहांस करना, उत्पादन गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता आराम और दक्षता में सुधार करना, उत्पाद लागत को कम करना या फिर सौंदर्य अपील को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी, कि हम यूजर कंफर्ट और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसी वजह से हम अर्गोनॉमिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टाइम एंड मोशन स्टडी फोकसेस ऑन। समय और गति अध्ययन ध्यान केंद्रित करता है किसके ऊपर? वर्क प्लेस सेफ्टी, ऑप्टिमाइजिंग द टास्क सीक्वेंस, स्टाफ सेटिस्फेक्शन या फिर एनर्जी मैनेजमेंट। कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य अनुक्रमों का अनुकूलन, कर्मचारी संतुष्टि या फिर ऊर्जा प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्टिमाइजिंग द टास्क सीक्वेंस। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग रेफर्स टू। नेट जीरो का मतलब क्या हो जाता है? A building with no energy consumption, a building that generates as much as energy as it consumes, a fully automated smart building, a building with a zero environmental impact। नेट जीरो ऊर्जा भवन शब्द का तात्पर्य है एक भवन जिसमें ऊर्जा खपत नहीं होती है, एक भवन जो उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करता है जितनी वह खपत करता है, एक पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट भवन, एक भवन जिसका कार्य पर्यावरणीय प्रभाव शून्य है। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वेरी नाइस एवरीवन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। तो क्या रहेगा हमारा? एक बिल्डिंग जो कि आपका एज मच एज एनर्जी, जितनी वो एनर्जी जनरेट करता है उतना वो कंज्यूम भी करता है, तो वहां पे उसे नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग कहा जाता है। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन इन दी होम्स। घरों में ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे अच्छी रणनीति कौन सी होती है? बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वेरी नाइस एवरीवन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, इंक्रीजिंग इंसुलेशन, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारा कंजर्वेशन अगर हम करनी हो होम्स के अंदर तो यही रहता है। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउसिंग फॉर द स्पेशल ग्रुप्स
सच एज एल्डरली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स शुड प्रायोरिटाइज। विशेष समूह जैसे बुजुर्ग या विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास में प्राथमिकता होनी चाहिए। एस्थेटिक डिजाइन, असेसिबिलिटी एंड सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म सॉरी न्यूनतावाद। एस्थेटिक डिजाइन, सौंदर्य डिजाइन, पहुंच और सुरक्षा, लागत और प्रभावशीलता या फिर न्यूनतावाद। वेरी नाइस एवरीवन। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। एसेसिबिलिटी एंड द सेफ्टी हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज increased cost of construction, contribution to the greenhouse gas emission, high maintenance cost, lack of availability। निर्माण सामग्री का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? निर्माण की बढ़ती हुई आपकी लागत, ग्रीन हाउस और उत्सर्जन में योगदान, उच्च रख रखाव लागत या फिर उपलब्धता की कमी। वेरी नाइस एवरीवन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फर्नीचर अरेंजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ स्केल एंड प्रपोर्शन इंश्योर्स maximum use of the space, harmony in the furniture sizes, balanced color contrast and comfortable lighting। फर्नीचर व्यवस्था में पैमाना और अनुपात सिद्धांत सुनिश्चित क्या करता है? स्थान का अधिकतम उपयोग, फर्नीचर आकारों में सामंजस्य, संतुलित रंग, विरोधाभास या फिर आरामदायक प्रभाव प्रकाश व्यवस्था। इसका आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी, हार्मनी इन द फर्नीचर साइजेस हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो हमारा जो प्रपोर्शन और स्केल होता है वो हमारा हार्मनी का, अब बेसिकली हार्मनी जो होता है फर्नीचर साइजेस में उसको इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल फिनिशेस आर द इम्पोर्टेंट इन द इंटीरियर डिजाइन बिकॉज they enhance the room aesthetics, provide the thermal insulation, improves the aesthetics, or all of the above। कमरे की ध्वनिकी को बढ़ाता है, थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है, सौंदर्य शास्त्र में सुधार करता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द लाइटनिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टास्क ओरिएंटेड स्पेस लाइक स्टडी रूम्स। अध्ययन कक्ष जैसे कि कार्य उन्मुख स्थानों के लिए कौन सा प्रकाश सबसे उपयुक्त है? डिफ्यूज्ड लाइटनिंग, एसेंट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग या फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग। फैलाव प्रकाश, एक्सेंट लाइटनिंग, प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकाश या फिर अप्रत्यक्ष प्रकाश। इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपको किसी कोई टास्क आपको परफॉर्म करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम डायरेक्ट लाइटनिंग का काफी ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस प्लानिंग इन द ओपन प्ले डिजाइन इंश्योर। खुली योजना डिजाइन में स्थान योजना सुनिश्चित करती है ग्रेटर प्राइवेसी, फ्लेक्सिबल फर्नीचर प्लेसमेंट, हाई एनर्जी कंजम्पशन, reduced वेंटिलेशन। अधिक गोपनीयता, फर्नीचर प्लेसमेंट में लचीलापन, उच्च ऊर्जा खपत या फिर वेंटिलेशन में कमी। इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, फ्लेक्सिबल फर्नीचर प्लेसमेंट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्राइमरली यूज्ड टू स्टडी adoption of the new technology, market pricing strategies, failure of the traditional design, user satisfaction metrics। नवाचार प्रसार सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? नई योजनाओं को अपनाने के लिए, बाजार मूल्य निर्धारित रणनीतियां, पारंपरिक डिजाइनों की विफलता या फिर उपयोगकर्ता संतुष्टि मीट्रिक।
इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन थ्योरी हमने अपनी पुरानी क्लासेस में देखो, अभी हम सिर्फ ना रैपिड फायर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे अगर हम बहुत सारे, या तो हम एक साथ बहुत सारे पीवाईक्यूज कर सकते हैं या फिर हम उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ऑलरेडी हम इसके कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भैया प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है ना, फर्स्टली गो एंड चेक द प्रीवियस क्लासेस। आपको ये वाले क्वेश्चन एकदम धाड़ धाड़ बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट भी लाइव हो चुका है। ठीक है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन चेक योर प्रिपरेशन ऑन एवरी थर्सडे एंड संडे फ्रॉम 8 AM टू दी 8 PM। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025 से नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आपके जून वाले अटेम्प्ट के लिए। सो जो बच्चे जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्गोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन द प्रोडक्ट टू। उत्पाद डिजाइनिंग में अर्गोनॉमिक्स लागू किया जाता है ताकि हम बेसिकली रिड्यूस कर सके प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव कर सके आपका आपका क्या हो जाता है, यूजेबिलिटी एंड सेफ्टी को, आपका प्रोडक्शन ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, या फिर आपके एस्थेटिक अपील को इंप्रूव कर सके, एनहांस कर सके। उत्पादन लागत कम करना, उपयोगिता और सुरक्षा में सुधार हो, उत्पाद की स्थायित्व बढ़े, या फिर सौंदर्य अपील में वृद्धि हो। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बनने वाला है बी ऑप्शन, ताकि हम उसकी यूजेबिलिटी और सेफ्टी को इंप्रूव कर पाए। यही हमारा मेन अपना अर्गोनॉमिक्स इसलिए अप्लाई करने का मेन सिद्धांत रहता है। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन इन अर्गोनॉमिक्स एम्स टू improve the workplace efficiency, reduce the employee workload, minimize the material waste, optimize the energy consumption। कार्यस्थल दक्षता में सुधार करना, कर्मचारी कार्यभार को कम करना, सामग्री अपशिष्ट को न्यूनतम करना, ऊर्जा खपत को अनुकूलित करना। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है कि वर्क स्पेस में एफिशिएंसी को इंप्रूव करना ही हमारा मेन मोटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स। ग्रीन बिल्डिंग मानकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम, टू लोअर द मेंटेनेंस कॉस्ट, टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, टू इंक्रीज द अर्बन डेंसिटी। निर्माण समय को कम करना, रख रखाव लागत को कम करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, या फिर शहरी घनत्व को बढ़ाना। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल हमने कल वाली क्लास में भी काफी अच्छे से करे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ताकि हम एनवायरमेंटल इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। यही हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट एफिशिएंट, आपका एनर्जी एफिशिएंट कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से कौन से निर्माण सामग्री को सबसे ऊर्जा कुशल माना जाता है? कंक्रीट, ग्लास, बैम्बू और ब्रिक। यहाँ से हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल हाउसिंग डिजाइन फीचर फॉर द अर्थक्वेक प्रोन एरिया। भूकंप संभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त आवास डिजाइन सुविधा कौन सी है? हाई बिल्डिंग मटेरियल, फ्लेक्सिबल एंड द लाइट वेट मटेरियल, ग्लास वॉल फॉर द वेंटिलेशन, यूज ऑफ द हेवी कंक्रीट। भैया ऐसे वाला है एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, तो वहां पे आप कैसे वाली बिल्डिंग मटेरियल का यूज करेंगे? ऊंची इमारतें, लचीली और हल्की सामग्री, वेंटिलेशन के लिए कांच की दीवारें, या फिर भारी कंक्रीट का उपयोग। इसका आंसर देखेंगे तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टेक्सचर इन द इंटीरियर डिजाइन? टू डिफाइन द स्पेटियल आपका डायमेंशंस, टू एड द विजुअल एंड द टेक्टाइल इंटरेस्ट, टू improve द थर्मल एफिशिएंसी, टू क्रिएट द यूनिफॉर्मिटी इन द रूम। इंटीरियर डिजाइन में बनावट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थानिक आयामों को परिभाषित करना, दृश्य और स्पर्श स्पर्श रुचि जोड़ना, थर्मल दक्षता में सुधार करना, या फिर कमरे में समानता लेकर आना। आंसर देखेंगे इसका तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर स्कीम इज यूज टू क्रिएट द कंट्रास्ट इन अ स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सी रंग योजना स्थान का विरोधाभास पैदा करने के लिए उपयोग की जाती है? मोनोक्रोमेटिक, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, या फिर न्यूट्रल। एक रंगी, पूरक, अनुरूप, या तटस्थ।
इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म ओपन प्लान डिजाइन मीन इन इंटीरियर डिजाइन? इंटीरियर डिजाइन में ओपन प्लान डिजाइन शब्द का क्या अर्थ होता है? रूम विदाउट एनी फर्नीचर, एन अनपार्शन एंड द इंटरकनेक्टेड स्पेस, हाई सीलिंग एंड द लार्ज विंडो, मिनिमल यूज ऑफ द कलर। बिना किसी फर्नीचर वाले कमरे, बिना विभाजन और परस्पर जोड़े एक स्थान, ऊंची छत और बड़ी खिड़कियां, रंग का न्यूनतम उपयोग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कि भैया बिना एन अनपार्शन्ड और इंटरकनेक्टेड स्पेस हमारा क्या होता है? ओपन प्लान डिजाइन होता है। ये वाला हमने क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी देखा था, इसका हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विंडो ट्रीटमेंट इज? खिड़की का उपचार का मुख्य कार्य क्या होता है? एस्थेटिक एनहांसमेंट, लाइट एंड द प्राइवेसी कंट्रोल, स्पेस डिवीजन या फिर नॉइस रिडक्शन। विंडो क्यों लगाते हैं घर में? सौंदर्य में वृद्धि हो, प्रकाश और गोपनीयता नियंत्रण हो, तान विभाजन के लिए या शोर में कमी के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, लाइट और प्राइवेसी कंट्रोल हमारा मेन ऑप्शन रहेगा। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है जब हम घरों में विंडोज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ergonomic प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड फॉर डिजाइनिंग अ चेयर फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स? एक आपको एक चेयर बनानी है, बहुत लंबे घंटे तक आपको उस पर बैठ कर काम करना है, तो कैसी वाली वो चेयर्स होनी चाहिए? लंबे कार्य घंटों के लिए कुर्सी डिजाइन करते समय किस ergonomic सिद्धांत का पालन करना चाहिए? Straight backrest without adjustment, adjustable seat, height and the lumbar support, fixed armrest at the elbow height, and the wide and the flat seat base. बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। तो ऐसी चेयर लो जो कि आपका क्या हो? एडजस्टेबल हो, उसका सीट का हाइट भी और जो उसका लुम्बर सपोर्ट भी है, कमर का जो समर्थन होता है और जो ऊंचाई होती है उसका सीट का, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका समायोज्य होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ टाइम एंड द मोशन स्टडी इज? To reduce the number of the worker, to improve the efficiency and the workflow, to evaluate the aesthetic aspects of the design, to analyze the market trend. समय और गति अध्ययन करने का मेन उद्देश्य आपका श्रमिकों का संख्या कम करना होता है, दक्षता और कार्य प्रभाव में सुधार करना, डिजाइन के सौंदर्य पहलुओं का मूल्यांकन करना, बाजार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। सो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा, कि आपका एफिशिएंसी और आपके वर्क फ्लो को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम और मोशन स्टडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन दी प्रोडक्ट डिजाइन ergonomics फोकसेस ऑन? उत्पाद डिजाइन में ergonomics का ध्यान केंद्रित किस पे करता है? आपका मेन फोकस क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग द यूजर कंफर्ट एंड द सेफ्टी, reducing the manufacturing cost, increasing the production speed, enhancing the product appearance। उपयोगकर्ता के आराम और सुरक्षा को अधिकतम करना, उत्पाद लागत को कम करना, उत्पाद गति बढ़ाना, उत्पाद की उपस्थिति बढ़ाना। इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ हाउसिंग फॉर द स्पेशल ग्रुप्स सच एज द एल्डरली पीपल? विशेष समूह जैसे बुजुर्गों के लिए आवास का मुख्य मुद्दा क्या होता है? एस्थेटिक डिजाइन, असेसिबिलिटी एंड सेफ्टी, हाई राइज बिल्डिंग एंड द लग्जरियस फैसिलिटीज। सौंदर्य डिजाइन, पहुंच और सुरक्षा, ऊंची इमारतें और भव्य सुविधाएं। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। एसेसिबिलिटी और सेफ्टी को देखना हमारा मेन प्राइमरी कंसर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दैट विच टाइप ऑफ द एनर्जी इज मोस्ट सस्टेनेबल फॉर द हाउसिंग डिजाइन? आवास डिजाइनिंग के लिए सबसे टिकाऊ ऊर्जा का प्रकार कौन सा है? फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर जल विद्युत शक्ति। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ द कंक्रीट इन द कंस्ट्रक्शन?
निर्माण में कंक्रीट के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव क्या होता है? इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग द बिल्डिंग कॉस्ट, फास्टर कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा बी। आपका जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जो आपका पर्यावरणीय क्षरण होता है, उसको कम करना ही आपका क्या होता है, हमारा मेन मुद्दा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउसिंग डिजाइन फॉर द डिजास्टर प्रोन एरिया प्रायोरिटाइज। आपदा संभावित क्षेत्रों के लिए आवास डिजाइनिंग की प्राथमिकता क्या होती है? कोस्ट इफेक्टिवनेस, एस्थेटिक अपील, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमाइजिंग द अर्बन डेंसिटी। बताएंगे इसका ऑप्शन क्या रहेगा। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देना ही हमारा मेन एम रहता है, जहां पे ऐसे वाला डिजाइन हम देखते हैं जो कि आपका स्ट्रक्चरली स्टेबल हो और आपका काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, खासकर वो वाले एरियाज में जो कि काफी ज्यादा डिजास्टर जहां पे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द इंटीरियर डिजाइन विच एलिमेंट एड डेप्थ एंड क्रिएट द इल्यूजन इन अ स्पेस। इंटीरियर डिजाइनिंग में कौन सा तत्व गहराई जोड़ता है और स्थान में भ्रम पैदा करता है? लाइटनिंग, टेक्सचर, कलर या फिर फर्नीचर। प्रकाश, बनावट, रंग या फिर फर्नीचर। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लाइटनिंग। तो जो आपका लाइटनिंग होता है वो आपका एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है एक डेप्थ का। अगर काफी ज्यादा हार्ड लाइटनिंग होगी, काफी सॉफ्ट लाइटनिंग होगी, तो वो आपका डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इन इंटीरियर डिजाइन? टू क्रिएट द हार्मनी, टू प्रोवाइड द कंट्रास्ट एंड एनर्जी, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू मेक द स्पेस लुक लार्जर। सामंजस्य बनाना, विरोधाभास और ऊर्जा प्रदान करना, लागत को कम करना या फिर स्थान को बड़ा दिखाना। आप घर में क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो उसकी वजह से क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। आपका एक कॉन्ट्रास्ट और एक एनर्जी आपका वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल फिनिशेस आर सेलेक्टेड इन द इंटीरियर डिजाइन टू अचीव। इंटीरियर डिजाइनिंग में दीवार फिनिश का चयन किस लिए किया जाता है? स्थायित्व और दृश्य अपील, गर्मी प्रतिरोध, केवल ध्वनि रोधक, आपका ऊर्जा दक्षता। Durability and the visual appeal, heat resistant, soundproofing only, and the energy efficiency. देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। ड्यूरेबिलिटी और द विजुअल अपील को बढ़िया करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल फिनिशेस को ऐसा हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द नेचुरल लाइट इन द इंटीरियर स्पेस? आंतरिक स्थानों में प्राकृतिक प्रकाश की भूमिका क्या होती है? रिड्यूस द वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, enhance the aesthetic appeal and saves the energy, minimizes the use of the mirror, create a dull ambience। वेंटिलेशन आवश्यकताओं को कम करना, सौंदर्य अपील को बढ़ाता है और ऊर्जा बचाता है, दर्पणों के उपयोग को कम करता है, एक सुस्त वातावरण बनाता है। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि आपका जो एस्थेटिक अपील होता है उसको एनहांस करता है और आपका एनर्जी को सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द ergonomics द हाइट ऑफ अ वर्क डेस्क शुड बी बेस्ड ऑन। ergonomics में कार्य डेस्क की ऊंचाई का निर्धारण किस पर आधारित होना चाहिए? द स्टैंडर्ड डेस्क हाइट, द वर्कर्स हाइट एंड द posture, द साइज ऑफ द रूम, द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज्ड। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो बेसिकली इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वर्कर की हाइट और पोस्चर के हिसाब से हमें डेस्क का हाइट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टाइम एंड मोशन स्टडीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्ट डिजाइन टू। उत्पाद डिजाइन में समय और गति अध्ययन का उपयोग किस लिए किया जाता है? मिनिमाइज द एनर्जी यूजेस, enhance the user comfort, improve the efficiency and reduces the waste and increase the market demand। ऊर्जा उपयोग को कम करना, उपयोगकर्ता के आराम को बढ़ाना, दक्षता में सुधार और अपशिष्ट को कम करना और बाजार की मांग बढ़ाना।
यहाँ से देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, कि हम बेसिकली इंप्रूव करें एफिशिएंसी को और हम वेस्ट को रिड्यूस करें, यही हमारा मेन मोटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजाइन इज कंसर्न विद द विजुअल वेट ऑफ द एलिमेंट विद इन अ स्पेस? डिजाइन का कौन सा सिद्धांत किसी स्थान के भीतर तत्वों के दृश्य भार से संबंधित है? हार्मनी, रिदम, बैलेंस या फिर प्रपोर्शन? ये हम अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस या फिर मेरी ये देखो एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लीज प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट कर लेना और सारी सीरीज को अच्छे से देखते हुए चलना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्फेसिस प्रिंसिपल इन द इंटीरियर डिजाइन? इंटीरियर डिजाइनिंग में जोर सिद्धांत की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? क्रिएटिंग अ विजुअल इंटरेस्ट थ्रू द रिपीटेटिव पैटर्न, ensuring that all the element in the room are of the equal importance, focusing the attention on a particular feature on the area, maintaining a consistent color palette throughout the room. एम्फेसिस पूछ रहा है, तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। किसी जब पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हमें अटेंशन फोकस करना होता है तो उसके लिए हम एम्फेसिस का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट क्रिटिकल व्हेन द प्लानिंग अ फंक्शनल किचन लेआउट? कार्यात्मक रसोई लेआउट की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रॉक्सिमिटी टू द लिविंग रूम, accessibility of the appliances, aesthetic design and the color scheme, the number of the decorative accessories used. बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, कि accessibility ऑफ द लाइन्स हमारा क्या हो जाता है, अप्लायंसेस, ये हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है जब हम एक किचन का लेआउट फाइनल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन प्लानिंग द लेआउट ऑफ द बेडरूम विच फैक्टर शुड बी प्रायोरिटाइज? बेडरूम के लेआउट की योजना बनाते समय किस कारक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? द मैक्सिमाइजिंग द स्टोरेज स्पेस, द यूज ऑफ द बोल्ड कंट्रास्टिंग कलर, ensuring the ample natural light and the ventilation, creating the multiple sitting area. भंडारण स्थान को अधिकतम करना, बोल्ड विपरीत रंगों का उपयोग करना, पर्याप्त प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना या फिर कहीं बैठने की जगह का होना। देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग द फर्नीचर फॉर अ स्मॉल लिविंग रूम? It should be large, heavy furniture pieces, multifunctional furniture and the space saving design, dark colored furniture for a cozy atmosphere, traditional style furniture that dominates the space. छोटे लिविंग रूम के लिए फर्नीचर चुनते समय निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विचार करना चाहिए? बड़े भारी फर्नीचर के टुकड़े, बहु कार्यात्मक फर्नीचर और जगह बचाने वाले डिजाइन, आरामदायक माहौल के लिए गहरे रंग के फर्नीचर, पारंपरिक शैली का फर्नीचर जो जगह पर हावी हो। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, कि ऐसे वाला जो कि आपका स्पेस सेविंग हो, ठीक है, आपके ऐसे डिजाइन होने चाहिए और आपका मल्टी फंक्शनल फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुइटेड फॉर द हाई ट्रैफिक एरिया सच एज द लिविंग रूम एंड दी हॉलवेज? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लिविंग रूम या फिर हॉलवे जैसी उच्च यातायात क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सॉफ्ट वॉल कारपेंटिंग, हार्डवुड फ्लोर्स, सिल्क अपहोल्स्ट्री एंड द फैब्रिक कलर कवर्ड चेयर्स। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा। हार्डवुड फ्लोर्स इसका वेरी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट विच टाइप ऑफ द लाइटनिंग इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग अ वार्म एंड द इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर इन अ लिविंग रूम? वार्म और इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना है तो कैसी वाली आपकी लाइटनिंग होनी चाहिए? टास्क, एम्बियंट, एसेंट या फिर फ्लड?
चलिए देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, एम्बिएंट लाइटनिंग। कल हमने लाइटनिंग के इससे जो हमने अपना पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटनिंग भी पढ़ी थी, तो आप वहां से इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टास्क लाइटिंग इन अ किचन? To create an overall ambient light in the room, to highlight the specific area or the features, to provide the focused light for the specific task like the cooking and the reading, to provide the decorative effect। रसोई में टास्क लाइटनिंग का क्या उद्देश्य होता है? बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच कलर इज टिपिकली यूज्ड इन द इंटीरियर डिजाइन टू इवोक अ सेंस ऑफ काम एंड द ट्रांसक्यूटी इन द बेडरूम्स? बेडरूम्स में शांति और सुकून की भावना पैदा करने के लिए आमतौर पर इंटीरियर डिजाइन में किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? रेड, ग्रीन, येलो या ब्लू? चलिए देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ब्लू इज आर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू मेक अ स्मॉल रूम अपीयर बिगर और लार्जर? निम्नलिखित में से कौन सा रंग संयोजन छोटे कमरे को बड़ा दिखाने में सहायक होगा? डार्क कलर लाइक द डीप रेड एंड द पर्पल, मोनोक्रोमेटिक लाइट टोन्स लाइक व्हाइट, क्रीम, बेज कलर, ब्राइट कंट्रास्टिंग कलर्स लाइक द ऑरेंज एंड ग्रीन, बोल्ड डार्क कलर्स मिक्स्ड विद द मेटेलाइट्स मेटेलिक्स। धातु के साथ मिश्रित गहरे गहरे रंग, नारंगी और हरे जैसे चमकीले विपरीत रंग, सफेद, क्रीम और बेज जैसे एक रंग के हल्के रंग, या फिर गहरे लाल और बैंगनी जैसे गहरे रंग? चलिए देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हम यूज करेंगे तो हमारा जो छोटा रूम है वो बड़ा दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटीरियर डिजाइन स्टाइल? इनमें से कौन सा समकालीन इंटीरियर डिजाइन शैली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Ornate decoration, antique furniture, and the heavy textile, a mixture of the traditional and the modern elements with a focus of the luxury, clean lines, minimal furniture, and the neutral color schemes, use of the rustic material like the wood and the stone in a every room। बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए देखते हैं तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दैट द विच फर्नीचर स्टाइल इज द मोस्ट एसोसिएट विद द क्लासिकल एंड द ट्रेडिशनल इंटीरियर डिजाइन? कौन सी फर्नीचर शैली राष्ट्रीय शास्त्रीय और पारंपरिक इंटीरियर डिजाइन में सबसे अधिक जुड़ी होती है? मिड सेंचुरी मॉडर्न, विक्टोरियन, मिनिमलिस्ट एंड द इंडस्ट्रियल? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज विक्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल? बताना है फॉर द सस्टेनेबल इंटीरियर डिजाइन का क्या रहेगा? यूजिंग मटेरियल दैट आर रेडली अवेलेबल बट may not be eco-friendly, prioritizing the low maintenance finishes and the long lasting material, choosing the cheapest furniture and the accessories, reducing the use of the lighting and the ventilation for the energy efficiency। आपका कौन सा टिकाऊ इंटीरियर डिजाइन का मुख्य सिद्धांत होता है? बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे।
तो इसका वेरी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका लो मेंटेनेंस फिनिश है, ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है और आपका लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल है, तो आपका क्या होता है? सस्टेनेबल इंटीरियर डिजाइन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली फॉर द इंटीरियर डिजाइन? इंटीरियर डिजाइन के लिए इको फ्रेंडली बताना है, कौन से वाला मटीरियल को कंसिडर किया जाएगा? पीवीसी फ्लोरिंग, बैम्बू फ्लोरिंग, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक या फिर पॉली आपका यूरेथ्रेन आपका फोम। चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बैम्बू फ्लोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अ हैवी आपका अपहोल्स्ट्री एंड इज नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड द रेजिस्टेंस टू वियर? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा भारी अ असबाब के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इससे स्थायित्व और पहनने के प्रतिरोध की लिए जाना जाता है? वेलवेट, लिनन, लेदर या फिर सिल्क? चलिए देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा, दैट इज लेदर। 58 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ फ्लोरिंग मटेरियल फॉर अ बाथरूम? द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, द ड्यूरेबिलिटी एंड द वाटर रेजिस्टेंस, द एस्थेटिक अपील एंड द कलर, द ईज ऑफ द इंस्टॉलेशन? सामग्री की लागत आपको बेसिकली, अब आपको बाथरूम के लिए अगर आपका फ्लोरिंग मटेरियल देखना है तो वो कैसा होना चाहिए? सामग्री की लागत, स्थायित्व और जल प्रतिरोध, सौंदर्य अपील और रंग और स्थापना में आसानी? चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिजाइनिंग अ होम ऑफिस? Comfortable sitting, a large desk, and the sufficient lighting, colorful decoration to keep the mood lively, minimal use of the electronic devices, a large number of the filling cabinets for the storage. होम ऑफिसिंग डिजाइनिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है? आरामदायक बैठने की जगह और एक डेस्क और पर्याप्त रोशनी, की मूड को जीवंत बनाए रखने के लिए रंगीन सजावट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का न्यूनतम उपयोग, भंडारण के लिए बड़ी संख्या में फाइलिंग कैबिनेट? चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए ऑप्शन, कि आपका एक कंफर्टेबल सिटिंग हो, एक लार्ज डेस्क हो और आपका सफिशिएंट लाइटिंग, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ओपन plan living area, which of the following design strategies is a commonly used to divide the space into the functional age zones? एक ओपन प्लान लिविंग एरिया में स्पेस का फंक्शनल जोन में विभाजित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस डिजाइन रणनीति का उपयोग किया जाता है? वॉल एंड पार्टीशंस, कलर जोन्स एंड द फर्नीचर प्लेसमेंट, लार्ज रग्स एंड द प्लांट्स, लाइट फिक्सचर्स एंड द सीलिंग डिजाइन्स? बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए देखते हैं, तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल इंटीरियर डिजाइन प्रैक्टिस दैट रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ इंटीरियर डिजाइन अभ्यास है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है? यूजिंग द नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक इन द फर्नीचर एंड द डिकोर, प्रायोरिटाइजिंग द एनर्जी efficiency appliance and the LED lighting, ignoring the natural light resources and relying entirely on the artificial lighting, using the synthetic fabric that have a shorter lifespan? हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए देखते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा कुशल उपकरणों और एलईडी प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देना ही हमारा मेन मोटिव रहेगा। चलिए, आपको आज का क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आई होप सो, काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। क्लास कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे,
हमने आई ट्राई कि एक रैपिड फायर हम आज राउंड खेल लेते हैं, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक ही क्लास के अंदर अच्छे से बहुत सारे कवर करते हुए चले। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। क्लास कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपका छोटा कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।